शेखर ई स्टडी में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस ऑनलाइन इंस्टीट्यूट के माध्यम से आप सभी को गणित और हिंदी विषय का आधारभूत तरीके से अध्यापन कराया जाता है, जिसमें कहीं अगर थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं और इस संबंध में आपके सुझाव आमंत्रित हैं। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, मैं शेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल शेखर ई स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बजट की चर्चा करेंगे। हाल ही में आपका बजट केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है। देखिए, बजट जो होता है, इसके अंतर्गत सरकार आपके सामने अपने वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। ठीक है, बजट यही चीज है कि सरकार आपको बताती है कि कहाँ से पैसा आ रहा है, उस पैसे को हम किन किन सेक्टरों में और किन लाभकारी योजनाओं में खर्च कर रहे हैं और कैसे हमको उधार की भरपाई करनी है। इन सारी चीजों की चर्चाएं सरकार करती है। ठीक है, उधार और आय व्यय और उधार, इन तीन चीजों की गणनाएं बजट में आपको करके दिखाई जाती है। मतलब सरकार उसका वित्तीय लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। वही आपका बजट होता है। बजट देखिए, जब भी आप देखे होंगे बजट, वित्त मंत्री जब भी बजट को प्रस्तुत करती हैं, उनके हाथ में एक लाल कलर का बैग होता है। ठीक है, इसका भी एक ऐतिहासिक कारण है और कुछ पौराणिक भी महत्व है। जैसे अगर ऐतिहासिक कारण की बात करें तो जब ब्रिटिश काल में 1860 में बजट की शुरुआत मानी गई, उस समय चांसलर जो थे, उन्होंने इस लाल कलर के चमड़े के ब्रीफकेस में बजट को प्रस्तुत किया था। और अगर पौराणिक बात करें तो लाल रंग ज्योतिषी रंग है। इसमें उत्साह, उमंग, आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बजट को सरकार जब प्रस्तुत करती है तो सरकार उसे उमंग के रूप में अपने लेखे जोखे को जनता के सामने, आम जन के सामने, मतलब उस देशवासियों के सामने रखती है। वे अपने विजन को बताते हैं कि हम इस वित्तीय वर्ष में किस तरीके से कार्य करेंगे। वही बजट होता है। ठीक है, तो बजट आप सामान्य शब्दों में जानते रहिए, ये एक वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा होता है जिसमें आय व्यय और उधार का वर्णन किया जाता है। ये सरकार एक देश के गार्जियन के रूप में इसे प्रस्तुत करती है। ठीक है, ताकि आपको मालूम चले कि हमारी सरकार किस तरीके से हमारे लिए कार्य कर रही है। ये वित्तीय वर्ष में होता है, इसलिए इसे 2 वर्षों के साथ रखा जाता है, बजट 2025-26। ठीक है, तो बजट के बारे में आप जान गए कि बजट होता क्या है, इसके जुड़े तथ्य क्या हैं। और देखिए, बजट के ऐतिहासिक कारण भी हैं, बजट के वर्तमान के विजन को भी बताया जाता है। साथ ही साथ बजट में एक तरीके से एक विजन को रखा जाता है कि मतलब हम पूरे देश में किस तरीके से कार्य करेंगे, हमारी क्या क्या योजनाएं जनता के लिए होंगी, या कौन कौन से ऐसे तथ्य होंगे जिससे हम देश को विकसित से विकासशील से विकसित की तरफ ले जा सके। ठीक है, तो आइए इन सारी चीजों की चर्चाएं करते हैं। और बजट में जो बजट 2025-26 प्रस्तुत किया गया है, इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव ला सकती हैं। आइए एक एक करके बजट से जुड़े तथ्यों को देखते हैं। ठीक है, अगर हम बजट के ऐतिहासिक महत्व की बारे में बात करें तो मैंने आपको बताया था कि भारत जब ब्रिटिश के अधीन था, मतलब ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन था, उस समय पहला बजट 1860 में प्रस्तुत किया गया था जेम्स विल्सन द्वारा। ठीक है, 1860 में बजट की शुरुआत मानी जाती है। तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्य में जेम्स विल्सन ने इस बजट को प्रस्तुत किया था। मैंने लिख भी दिया है, आप चाहें तो उसे नोट भी कर सकते हैं। 1860 के ब्रिटिश भारत में जेम्स विल्सन द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया, यहीं से बजट की शुरुआत मानी गई। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, भारत स्वतंत्र होता है 1947 में। देखिए, अब पूरे तथ्य आपको 1860 से लेकर 1947 की जरूरत नहीं है। जो मुख्य तथ्य हैं, ऐसी चीजें आपकी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन्हें आपको देखना है। ठीक है, 1947 में जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे षणमुखम शेट्टी जी ने, उन्होंने स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट प्रस्तुत किया था। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किन वित्त मंत्री, मतलब तत्कालीन वित्त मंत्री कौन थे जिन्होंने प्रस्तुत किया था, तो आप कहेंगे जब भारत स्वतंत्र हुआ था 1947 में, उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री षणमुखम शेट्टी जी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया था। स्वतंत्रता के बाद अगला तथ्य जो आपका बनेगा वो होगा गणतंत्र भारत का। देखिए, भारत को स्वतंत्रता तो 1947 में मिली थी, लेकिन गणतंत्र भारत 1950 में, अर्थात जब भारत का संवैधानिक रूप से भारत आजाद हो गया, मतलब भारत में संविधान लागू हो गया था 1950 में, उस समय बजट प्रथम बार किन्होंने प्रस्तुत किया था, तो गणतंत्र भारत का पहला बजट
1950 में जॉन मथाई द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, गणतंत्र भारत का पहला बजट उस समय तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई थे, उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो हालांकि स्वतंत्रता दिवस 1947 मतलब से शुरुआत मानी जाती है, तो जरूरी नहीं कि सन लिखे, आप तो जान ही सकते हैं। आजाद भारत 1947 से आजादी मिली। गणतंत्र भारत अर्थात 1950 से आपका, आप जानते हैं, संविधान लागू हो गया था। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को। तो इन तीनों तथ्यों को आप नोट कर लीजिएगा। ये तथ्य आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बजट को आरंभ से देखते हैं, इसके ऐतिहासिक तथ्यों को देखते हैं, तो ज्यादा बेहतर समझ में आता है। ठीक है, कुछ इसी से जुड़े और ऐतिहासिक तथ्य हैं, उन्हें भी मैं एक एक करके आपको बताता चलता हूं, आप उसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए, बजट का संविधान में उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का आपका उल्लेख नहीं मिलेगा। देखिए, बजट शब्द जो होता है यह संविधान में उल्लेखित नहीं, परंतु आर्टिकल 112 जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 112 है, उसमें वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा इसका उल्लेख किया गया है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बजट शब्द का संविधान में उल्लेख है, तो आप कहेंगे नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 112 में इसी बजट को वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा के रूप में उल्लेखित किया गया है। ठीक है, तो ये जानते रहिएगा कि यह संवैधानिक शब्द नहीं है बजट, बल्कि वार्षिक वित्तीय लेखा जोखा यह संविधान के अंतर्गत है। राज्यों के अनुसार अनुच्छेद 202 में जिस प्रकार केंद्र सरकार अपना बजट देती है, उसी प्रकार राज्य सरकारें भी अपना बजट देती हैं अनुच्छेद 202 में। ठीक है, बाकी अगर आप इन चीजों को लिखते हैं तो ये बहुत ही बेहतर रहेगा आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से। वही पॉइंट बताए जा रहे हैं जहां से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, राज्यों को मैंने बता दिया आर्टिकल 202 में होता है। अब देखिएगा, ये जो बजट होता है यह धन विधेयक, एक प्रकार का धन विधेयक होता है। आप जानते हैं, जो धन विधेयक होता है वह सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसी कारण बजट को भी सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो बजट एक धन विधेयक है, इसलिए इसे सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। अब तक के इतिहास में सर्वाधिक बार में सीधे आप कहें 10 बार मोरारजी देसाई द्वारा बजट पेश किया गया। मतलब आपके बजट के इतिहास में सर्वाधिक बार किन्होंने पेश किया है, तो मोरारजी देसाई जी ने पेश किया है। लगभग 10 बार बजट को पेश किया है। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट हैं, इन्हें आप लिखते चलिएगा। बजट के इतिहास में सर्वाधिक 10 बार मोरारजी देसाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है। कुछ और इससे जुड़े फैक्ट हैं, उन्हें भी देखते हैं। बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो अंशकालिक थी, मतलब तत्कालीन वो प्रधानमंत्री थी लेकिन उन पर वित्त मंत्री का भी कार्यभार था, वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री, एक कार्यवाहक वित्त मंत्री थी, तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थी। वो कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, बाकी अगर आपसे पूछे कि बजट के इतिहास में पूर्णकालिक वित्त मंत्री, तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने लगातार 8 बार बजट पेश किया है। पूर्णकालिक वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, ये पहली हैं पूर्णकालिक। वो क्या थी? कार्यवाहक थी। पहली महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी जी थी, लेकिन वो कार्यवाहक थी। लेकिन अगर पूर्णकालिक की बात आए तो पहली महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी होंगी। ठीक है, तो बजट के इतिहास में अंतरिम या पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी हैं, जिन्होंने 8 बार लगातार बजट को पेश किया है। ठीक है, अगर एक फैक्ट और पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि अब तक का सबसे लंबा बजट, तो अब तक का सबसे लंबा बजट 2020 में प्रस्तुत किया गया था। 2 घंटा 42 मिनट का उसमें इन्होंने सर्वाधिक लंबा भाषण दिया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने ही 2020 में सर्वाधिक लंबा बजट पेश किया था, जिसमें उन्होंने 2 घंटा 42 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया था। ठीक है, तो सबसे लंबा बजट कौन सा है? 2020 का है। भाषण उसमें सर्वाधिक लंबा 2 घंटा 42 मिनट का था। अब का जो बजट तत्कालीन जो अभी पेश हुआ है, इसमें 77 मिनट का लेक्चर मतलब भाषण हुआ है। 77 मिनट के लंबा बजट था ये। और 2020 में जो था, ये इतिहास में सबसे लंबा बजट था। इसका भाषण 2 घंटा 42 मिनट तक चला था। ठीक है, पहला पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को तत्कालीन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा ही प्रस्तुत किया गया था। तो निर्मला सीतारमण जी से जुड़े बहुत सारे इतिहास हैं,
ऐतिहासिक तथ्य हैं उन्हें आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न उठते हैं। ठीक है, पेपरलेस बजट 1 फरवरी 2021 को किन्होंने प्रस्तुत किया? तत्कालीन वित्त मंत्री थी जो अब भी है वर्तमान में, निर्मला सीतारमण जी। ये ऐसी पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री हैं जिन्होंने लगातार 8 बार बजट को पेश किया महिला के तौर पे। ठीक है, वैसे अगर पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें, वो कार्यवाहक थी, उस समय वो तत्कालीन प्रधानमंत्री भी थी, वो थी इंदिरा गांधी जी। इनके पास वित्त विभाग था और इसी कारण ये पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर जानी गई। ठीक है, ये जो थे ऐतिहासिक तथ्यों के रूप में ये बजट के जुड़े तथ्य थे जो आपकी परीक्षाओं में बनते थे। अब आप देखेंगे बजट 2025-26 से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, बजट 2025-26 जो बजट पेश किया गया है वह विकसित भारत को टारगेट रख के प्रस्तुत किया गया है। जो हमारा विजन है सरकार का, विकसित भारत, लक्ष्य उन्होंने 2047 का दिया है। मतलब आपकी आजादी के 100 वर्ष पूरे हो जाए, आने वाली आजादी के 2047 में जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होंगे, उस समय भारत विकसित भारत बनेगा। इस लक्ष्य को टारगेट में रख के यह बजट 2025-26 को प्रस्तुत किया गया है। टारगेट क्या है? वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है। ठीक है, ऐसे चीजें आपकी पूछी जाएंगी, आप इन्हें जानते रहिएगा। बाकी अब जैसे आपको सरकार ने आपके सामने बता दिया कि हम विकसित भारत की संकल्पना लेके चल रहे हैं, तो आप पूछेंगे ना कि आप विकसित भारत किस तरीके से बनाना चाहेंगे। तो सरकार आपको यहां बताती है कि विकसित भारत हम किस रूप में बनाएंगे। विकास में तेजी लाएंगे, मतलब विकास की गति को हम बढ़ाएंगे, तीव्र गति से विकास होगा। समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे। ये आपकी सरकार कह रही है, किसके सेंस में? विकसित भारत के सेंस में। इस बजट में सरकार ने बताया है कि हम विकास को तेजी से आगे बढ़ाएंगे, समावेशी विकास सुनिश्चित करेंगे, मतलब हर एक क्षेत्र को, सभी को लेकर हम एक समावेशी विकास की दिशा में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भारत में मध्यम वर्गों के व्यय क्षमता को बढ़ाना, मतलब हम इस विकसित भारत में बनाने के लिए जो भारत के मध्यम वर्ग हैं, जो अक्सर भारत की ऋण ही आप कह सकते हैं, उनकी व्यय क्षमता को हम बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कर्ज अदायगी करते हैं। तो इनकी व्यय क्षमता को हम बढ़ाने के लिए उनको बहुत सारी रियायतें देंगे। इस दिशा में हम आप विकसित भारत को बनाएंगे। मतलब किस तरीके की रियायतें होंगी ये सरकार आपको बजट में आगे बताई है। ठीक है, तो मध्यम वर्ग की व्यय क्षमता अगर बढ़ाएगी तो जाहिर सी बात है, अगर उसकी व्यय क्षमता बढ़ेगी तो मतलब आमदनी ज्यादा होगी, तभी तो व्यय करेगा। उल्लास के साथ व्यय तभी करेगा कि उसकी आमदनी बढ़ेगी। कहीं कहीं छूटें मिलेंगी तो अभी तो उसकी आमदनी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें सरकार बताएगी। आप जानते रहिए सरकार आपको विकसित भारत किस तरीके से बना रही है, ये चीजें आपको बता रही है। ठीक है, निजी क्षेत्र में निवेशों को बढ़ावा देना, मतलब सरकार कह रही है कि हम निजी क्षेत्र, प्राइवेट सेक्टर के निवेशों में बढ़ावा देंगे। ठीक है, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना। देखिए, परिवारों के मनोभावों में उल्लास भरना, इसका मतलब ये हुआ कि अगर परिवार खुशहाल रहेगा तो वो अधिक से अधिक क्या करेगा? खर्च करेगा भाई। तो इससे क्या होगी? अर्थव्यवस्था क्या होगी? तीव्र गति से आगे बढ़ेगी। भाई जो ऐसे हैं जो प्रतिदिन के कमाने खाने वाले हैं, वे क्या है? उनका एक रोजगार है। तो परिवारों में अगर उल्लास रहेगा, नौकरी पेशा परिवार है तो क्या करेगा? उल्लास है, इसका मतलब उसकी आमदनी अच्छी है, वो खर्च अच्छा करेगा, और जो देश में उनसे आश्रित लोग हैं उनका जीवन यापन बेहतर होगा। इस तरीके से हम एक विकसित भारत की संकल्पना आपके सामने सरकार प्रस्तुत कर रही है। गवर्नमेंट आपको बता रही है कि इस तरीके से हम विकसित भारत बनाएंगे। हम इस बजट को विकसित भारत 2047 को लक्ष्य मान के आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सरकार विकसित भारत के विषय में और क्या क्या सुधार करेगी, इनकी भी चर्चाएं आपको बजट में बता रही है। सरकार विकसित भारत शब्द को भी यहां परिभाषित कर रही है। वह कई ऐसे इसके अर्थ को बता रही है कि विकसित भारत मतलब गरीबी से मुक्ति, मतलब जो भारत में गरीबी है इससे हम मुक्ति दिलाएंगे। 100% अच्छे स्तर की शिक्षा, मतलब क्वालिटी एजुकेशन की बात की जा रही है। विकसित भारत में क्या होगा? गरीबी से मुक्ति होगी, अच्छे स्तर की 100% अच्छे स्तर की शैक्षिक व्यवस्थाएं होंगी, बेहतरीन, सस्ती और सर्व सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, मतलब जो स्वास्थ्य सेवाएं होंगी वो बेहतरीन होगी, सस्ती होंगी और सर्व सुलभ होगी, मतलब देश के अंतिम व्यक्ति तक उसकी पहुंच होगी। वो होगा विकसित भारत। सरकार विकसित भारत को आपको बता रही है। 100% कुशल कामगार,
के साथ सार्थक रोजगार। यहाँ पे देखिए कुशल कामगार, ये कामगार क्या होते हैं, श्रमिक होते हैं जिन्हें आप कामगार कहते हैं। ये कुशल होंगे, मतलब इनकी स्किल को डेवलपमेंट करेंगे हम, मतलब 100% ऐसे कुशल कामगार हम बताएंगे, आपको बनाएंगे। आपकी स्वयं की स्किल होगी, जो आपकी स्किल बेहतरीन होगी तो आप स्वयं रोजगार के अवसर प्राप्त कर पाएंगे। यही बता रहे हैं कि विकसित भारत में 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार। देखिए जो देश विकसित हो चुके हैं उनमें आप देखेंगे कि हर एक जो सक्षम है वह स्किल से भरा हुआ है, मतलब उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी स्किल है जिससे वो अपने जीविकोपार्जन को स्वयं कर सकता है। इसलिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है किसी देश के विकसित बनने में, विकासशील से विकसित बनने में यह एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसी को सरकार यहाँ पे कह रही है कि हम 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार का विकास करेंगे, मतलब हम अपने श्रमिकों को कुशल बनाएंगे, उनकी स्किल को डेवलपमेंट करेंगे, उससे वो अपने स्वरोजगार के थ्रू आगे बढ़ेंगे, जिससे भारत क्या होगा, विकासशील से विकसित की दिशा में आगे जाएगा। ठीक है। और सरकार क्या कर रही, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं, मतलब जो भारत की आर्थिक गतिविधियां होंगी उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी 70% होगी, वो होगा आपका विकसित भारत। हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान, मतलब जो हमारे किसान है, ये फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड, ये कैसे बनेगा, जब हम किसानों को समृद्ध करेंगे, उनके द्वारा उनकी बहुत सारी उनके लिए लाभकारी योजनाएं लाएंगे, कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करेंगे, तभी ये भारत देश क्या होगा, फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनने की दिशा में बढ़ेगा। ये आपको गवर्नमेंट बता रही है कि जो हमारा ये बजट है, जो हमने विकसित भारत का विजन लिया है, तो वह विकसित भारत कैसा होगा। ठीक है, जो मैंने अभी आपको पहले भी बताया, और ये भी सारे तथ्य, मतलब गरीबी से मुक्ति होगी, इसमें क्या होगा, 100% लोगों के स्किल डेवलपमेंट होंगे, स्वरोजगार की तरफ आगे बढ़ेंगे, ये होगा आपका विकसित भारत। विकसित भारत बनाने के लिए सरकार निम्न क्षेत्रों में प्रयास करेगी। सरकार यह बता रही है कि हम जब विकसित भारत बनाएंगे तो कौन कौन से ऐसे सेक्टर होंगे जिनमें हम प्रयास करेंगे, ठीक है, ताकि भारत विकासशील से विकसित बन सके। वह होंगे कराधान, मतलब कर के क्षेत्र में हम ऐतिहासिक सुधार करेंगे, जो कि आपको इस बजट में देखने को मिलेगा। ठीक है, विद्युत के क्षेत्र में, शहरी विकास में, खनन जो माइनिंग होती है उन क्षेत्रों में हम बेहतर सुधार करेंगे, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करेंगे, और विनियामक सुधार भी हम करेंगे विकसित भारत बनाने के लिए। तो ये सारे जो सेक्टर्स हैं जिनमें सरकार सुधार करेगी विकासशील से विकसित भारत के विजन को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो इनको भी आप जानते रहिएगा, यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, कराधान के क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में, शहरी विकास में, खनन में, वित्तीय क्षेत्र में और विनियामक सुधार में सरकार सुधार क्षेत्रों में प्रयास करेगी। ठीक है, सरकार ने बताया है कि विकसित भारत के लिए हम 4 ऐसे इंजनों का हम वर्णन करते हैं इस बजट में, जो विकासशील से विकसित भारत की तरफ भारत को अग्रसर करेंगे। वो 4 इंजन कौन कौन से हैं, आइए उनकी चर्चाएं भी कर लेते हैं। विकसित भारत के सरकार ने 4 इंजन बताए हैं। वो 4 इंजन कौन कौन से हैं जो विकासशील से विकसित भारत तक के सफर को तय करेंगे। देखिए, सरकार ने बजट में बताया है कि कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात, ये 4 ऐसे विकास इंजन हैं जो भारत को विकसित भारत की तरफ ले चलेंगे। ठीक है, कृषि के सेक्टर को आप जानते ही हैं, सरकार इसमें सुधार करेगी, बहुत सारी ऐसी योजनाएं लाएगी जिससे क्या होगा, देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, माइक्रो सूक्ष्म स्मॉल लघु मीडियम मध्यम इंटरप्राइजेज। ठीक है, निवेश, निर्यात, ये क्या है, विकसित भारत के 4 इंजन हैं। इनमें सुधार के रूप में ईंधन क्या होगा, ईंधन क्या होगा, इसका सुधार, मतलब इन क्षेत्रों में अब ये इंजन है, इनमें सुधार करेगी, मतलब वो सुधार क्या है, इस इंजनों में ईंधन का कार्य करेगा। ठीक है, आप जानते रहिए, ये 4 ऐसे सेक्टर हैं जिनमें गवर्नमेंट सुधार करेगी विकसित भारत के लिए। भाई ये रेल इंजन है, एक इंजन है, तो इनको मार्गदर्शन भी मिलना चाहिए। तो क्या होगा मार्गदर्शन, समावेशी विकास, मतलब सभी सेक्टर में सभी को साथ लेके विकास को सुनिश्चित करना, समावेशी विकास इसका मार्गदर्शन होगा। इसका इन चारों इंजनों का लक्ष्य है क्या, विकसित भारत इनका लक्ष्य है। ठीक है, तो कृषि, एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज, निवेश और निर्यात, ये 4 क्या है, विकसित भारत के 4 इंजन है जिनका वर्णन इस बजट में, बजट 2025-26 में किया गया है। ठीक है, अब आप देखेंगे एक एक करके कृषि को, एमएसएमई को, निवेश को और निर्यात को सरकार ने ऐसी कौन कौन सी योजनाएं और कौन कौन से परिवर्तन लाने का प्रयास
करेगी भविष्य में, जिसका उल्लेख सरकार ने बजट 2025-26 में किया है। ठीक है, तो एक एक की चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं कृषि को। देखिए, विकसित भारत का प्रथम इंजन कृषि, जिसमें सरकार निम्न तरीके से प्रयास करेगी। सरकार एक योजना ला रही है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। देखिए, महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बनते हैं आपके एग्जामों में, इसलिए इन सारी चीजों को आप जानते रहिए। ठीक है, सरकार इस बजट में इस योजना को ला रही है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। यह योजना सरकार राज्य सरकारों के सहयोग से संचालित करेगी। ठीक है, इस योजना में राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी होगी। बाकी इस कार्यक्रम के तहत कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत से कम ऋण मापदंडों को 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। मतलब ऐसे 100 जिले जिनमें उत्पादकता कम है, कम बुआई फसलों की कम हो रही है और ऋण के जो कम मानदंड है, ऐसे 100 जिलों को चिन्हित करके पहले दौर में शामिल किया जाएगा, मतलब फर्स्ट फेज में। ये क्या है? प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना, जिसकी घोषणा इस बजट में की गई है, बजट 2025-26 में। ठीक है, संवर्धित कृषि उत्पादकता तथा ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर लगभग 1.7 करोड़ किसानों की सहायता की जाएगी। ये लक्ष्य सरकार ने प्रथम फेज में इस योजना के तहत रखा है कि संवर्धित कृषि उत्पादकता तथा ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाकर 1.7 करोड़ किसानों की मदद की जाएगी। तो यह योजना महत्वपूर्ण है, आपको पूछी जाएगी, आपको जानना बेहद जरूरी है। ठीक है, प्रधानमंत्री धन्य धान्य कृषि योजना। दूसरा, ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन निर्माण। दूसरा है, प्रथम इंजन कृषि के अंतर्गत सरकार कह रही ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन निर्माण की दिशा में कार्य किया जाएगा। तीसरा बता रहे दलहनों में आत्मनिर्भरता। देखिए, उन्हीं चीजों की व्यापक चर्चाएं की जाएंगी जो महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, बाकी आप ये जानते रहे किन किन तथ्यों के बारे में बात किया गया है बजट में। जैसे मैंने आपको पहली योजना बता दी। दूसरा, सरकार ग्रामीण संपन्नता एवं अनुकूलन निर्माण के बारे में बात करती है। तीसरा कहती है दलहनों में आत्मनिर्भरता। जानते हैं भारत दलहन उत्पादन में नंबर 1 है, उनमें आत्मनिर्भरता की तरफ आगे बढ़ेगा। तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन का प्रारंभ किया जाएगा। देखिए, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कौन कौन सी दालों दलहन को इसमें लिया गया है। तूर, उड़द और मसूर को विशेष ध्यान देते हुए 6 वर्षीय मिशन की सरकार शुरुआत करेगी। उस मिशन का उद्देश्य होगा जलवायु के अनुकूल बीजों का विकास, प्रोटीन की मात्रा बढ़ाना तथा उत्पादकता में वृद्धि करना। ये सारे बजट में उल्लेखित हैं, ध्यान दीजिएगा। कटाई, भंडारण और लाभकारी कीमत प्रदान करना। मतलब जो मिशन चलाएगा 6 वर्षीय, उसमें इन सारी चीजों का ध्यान दिया जाएगा, कटाई का, भंडारण का, और जो उसके बाद उत्पादकता होती है उसकी लाभकारी कीमत किसानों को अदा की जाए। ठीक है, तो दलहनों को में और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कार्य किया जाएगा। 3 आपको विशेष तथ्य बताए गए प्रथम इंजन का, इससे जुड़े बहुत सारे तथ्य हैं। आइए इसी क्रम में अगला देखते हैं। चौथा, सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। प्रथम इंजन के तहत ये चौथा सरकार आपको सामने रख रही है कि सब्जी और फलों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम चलाया जाएगा। इनकी उत्पादकता के लिए, इनकी मार्केटिंग के लिए, इन सारी चीजों के प्रबंधन सरकार करेगी विकसित भारत के लिए। ठीक है, पांचवा है, महत्वपूर्ण है, देखिए बिहार में मखाना बोर्ड का गठन। बिहार को बहुत उपलब्धियां इस बार दी जाएंगी। बजट में सरकार ने घोषणाएं बहुत सारी की हैं बिहार को स्पेशल ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की बात की गई है, जिससे क्या होगा, मखाना की उत्पादकता, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और मार्केटिंग में सुधार के लिए बहुत सारे इस बोर्ड के माध्यम से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। जब किसी भी चीज के लिए स्पेशली बोर्ड का गठन किया जाता है तो उसके सेंस में बहुत सारे विकासशील कार्य किए जाते हैं और सरकार की योजनाओं को सीधे सीधे उनसे जुड़े लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। यही बोर्ड का एक कार्य होता है। तो अगर मखाना बोर्ड बिहार के लिए बन रहा है, बिहार में आप जानते हैं पूर्वी और उत्तरी बिहार में मखाना की व्यापक खेती की जाती है, जिसमें मधुबनी, सहरसा, ये सारे क्षेत्र, बहुत सारे 5-6 सारे क्षेत्र आते हैं जहां मखाना के किसान बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत ही अग्रसरता से मखाना की खेती करते हैं। सरकार ने उन्हें ध्यान में रखते हुए मखाने बोर्ड का गठन की बात की है बिहार में। ठीक है, तो यही प्रश्न पूछा जा सकता है, आप जानते रहिएगा। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन, सरकार ने प्रथम इंजन जो कृषि है उसके तहत छठवां जो बताया है कि राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन की बात की है। मतलब जो 2024 के बाद से जो 100 से अधिक बीजों के वितरण हुआ था,
उनकी वाणिज्यिक उपलब्धता में गवर्नमेंट क्या करेगी, सुधार करेगी। ठीक है, ये भी जानते रहिए जुलाई 2024 के बाद से वितरित 100 से अधिक किस्मों की वाणिज्यिक उपलब्धता में सुधार करना सरकार ने इसका लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो प्रथम इंजन के तहत हम बहुत से ऐसे जुड़े कार्यक्रमों को देख रहे हैं जिसकी घोषणा सरकार ने इस बजट में की है। 7वां इसमें है कपास उत्पादकता मिशन। ठीक है, सरकार ने प्रथम इंजन जो कृषि है उसके तहत ये घोषणा की है कि भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए 5 वर्षीय मिशन चलाया जाएगा। किसके लिए, कपास उत्पादकता के लिए। उसमें भी जो लंबे रेशे की कपास होती है उसको ध्यान में रख के ये मिशन की शुरुआत की जाएगी। कपास की अतिरिक्त लंबाई वाली किस्मों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो कपास उत्पादकता मिशन की भी घोषणा की गई है। भारत के पारंपरिक वस्त्र क्षेत्र में क्या करेंगे, नई जान फूंकने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, मतलब जो पारंपरिक वस्त्र उद्योग होता है, कपास से निर्मित होता है, उसमें एक सुधार लाने का प्रयास किया जाएगा। इसके तहत 5 वर्षीय मिशन की घोषणा की है गवर्नमेंट ने। ठीक है, कौन सी किस्म की, लंबी किस्मों की कपास। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखते रहिएगा। ये देखिए 8वां महत्वपूर्ण है किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए अधिक ऋण। अभी तक जो ऋण था उसको सरकार ने क्या किया, आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण की सीमा अब पहले 3 लाख थी, अब क्या कर दिए, 5 लाख कर दिए, 5 लाख की गई है। वर्तमान में जो यह किसान क्रेडिट कार्ड चल रहा है इससे लगभग 7.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंच रहा है। अब सरकार ने बजट 2025-26 में इस ऋण प्राप्ति की सीमा 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख कर दी है। ठीक है, तो संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के तहत ऋण की सीमा 3 लाख से 5 लाख की जाएगी। यह घोषणा सरकार ने बजट 2025-26 में कर दी है। 9वां इसका जो है प्रथम इंजन के तहत नामरूप असम में यूरिया प्लांट। सरकार ने असम में एक यूरिया प्लांट की घोषणा की है जो नामरूप क्षेत्र में होगा, जिसकी क्षमता 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक होगी। ये जो नामरूप असम में यूरिया प्लांट है इसकी क्षमता कितनी होगी, 12 लाख मीट्रिक टन वार्षिक होगी। देखिए ये सारे फैक्ट सीधे सीधे आपके परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें आप जानते रहिएगा। मैंने इन सारी चीजों को शॉर्ट फॉर्म में आपको बताते चल रहा हूँ। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में डाकघर, मतलब जो भारतीय डाकघर हैं या डाकखाने हैं उनको ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में उपयोग में लाएगी गवर्नमेंट। कैसे लाएगी, बता रही कि 1.5 लाख ग्रामीण डाकघरों वाले भारतीय डाक को, देखिए यहाँ एक आंकड़ा भी दिया गया है कि भारत में 1.5 मतलब लगभग 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर हैं, उनको भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवाओं के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। मतलब जो ये ग्रामीण डाकघर का पूरा नेटवर्क है उन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किस तरीके से उत्प्रेरणा लानी है इस अनुसार उसे डेवलप किया जाएगा। यह सरकार मिशन लेके आई ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए उत्प्रेरक के रूप में डाकघरों को विकसित करने का। ठीक है, ये लगभग जो 10 पॉइंट मैंने आपको बताया है यह प्रथम इंजन कृषि के तहत सरकार ने बजट 2025-26 में पेश किया है। अब आपका दूसरा इंजन आता है इसका विकसित भारत का एमएसएमई। ठीक है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। तृतीय इंजन के रूप में एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। ठीक है, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, स्मॉल मतलब लघु, एंड मीडियम मतलब क्या, मध्यम उद्योग की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, जो आपके विकसित भारत का दूसरा इंजन है ये बहुत महत्वपूर्ण है एमएसएमई। इसमें देखिए इसके आंकड़े बदल गए हैं इस बार बजट में, पिछले से इस बार के बजट में इसके आंकड़े बदल गए हैं। एमएसएमई के वर्गीकरण मापदंडों में संशोधन किया गया है। आप इस आंकड़ों को एक नजर देख सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, मतलब आपकी परीक्षा की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण तो नहीं है लेकिन आपको एक निगाह जरूर आपको रखनी चाहिए, पूछा भी जा सकता है। ठीक है, सूक्ष्म में पहले निवेश में वर्तमान में 1 करोड़ था लेकिन अब ये संशोधित होकर 2.5 करोड़ हो गया है। लघु में 10 करोड़ था 25 करोड़ हो गया है। मध्यम में 50 करोड़ था 125 करोड़ हो गया है। वहीं टर्नओवर वर्तमान में 5 करोड़ था, अब बजट के अनुसार 10 करोड़ कर दिया गया है। 50 करोड़ वर्तमान में था, अब ये 100 करोड़ हो गया है। और मध्यम में 250 करोड़ था, अब 500 करोड़ हो गया। तो एमएसएमई में बहुत सारे ऐसे तथ्यों की बात की गई जिससे क्या होगा कि विकसित भारत की एक संकल्पना को आगे बढ़ाया जा सकेगा। इसीलिए एमएसएमई को दूसरे इंजन के तौर पे बजट में पेश किया गया है। एमएसएमई के तहत इन्होंने
बताया है कि नया पोर्टल जो उद्यम पोर्टल है उस पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख तक की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। मतलब गवर्नमेंट जो है वह उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत जो सूक्ष्म उद्यम है उनके लिए 5 लाख तक की सीमा के विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड जारी करेगी। ठीक है, प्रथम चरण में इनकी संख्या कितनी होगी? 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। जो प्रथम चरण होगा, जो प्रथम वर्ष में होगा, 10 लाख की कार्ड जारी करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, एमएसएमई के तहत किसको? जो उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्योग है, ठीक है, उनके लिए एमएसएमई के लिए ऋण प्राप्ति को सुलभ बनाना, ये भी इसके अंतर्गत किया गया है कि सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए पहले 5 करोड़ था, अब उसे 10 करोड़ की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी। स्टार्टअप के लिए पहले 10 करोड़ था, अब 20 करोड़ की क्रेडिट गारंटी देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, बहुत सारे एमएसएमई के अंतर्गत परिवर्तन लाए जा रहे हैं, जैसे उद्यमिता का सुदृढ़ीकरण। देखिए, एमएसएमई के अंतर्गत उद्यमिता के सुदृढ़ीकरण की भी बात की गई है। ये कहा गया है कि 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति या जनजाति जो पहली बार के उद्यमी हैं उनके लिए जो है एक नई योजना शुरू की जाएगी, जिससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधिक ऋण उपलब्ध होगा। मतलब यह जो है केवल महिला, अनुसूचित जाति और जनजाति के पहली बार के उद्यमियों के लिए है, उनके लिए यह योजना आरंभ की जा रही है। इससे अगले 5 वर्षों तक 2 करोड़ तक का सावधिक ऋण इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध कराएगी केंद्र सरकार। ठीक है, उद्यमिता का सुदृढ़ीकरण ये एमएसएमई के अंतर्गत लक्ष्य रखा गया है। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जाएगी। राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना, अर्थात यहाँ मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने की बात की जा रही है कि विनिर्माण मिशन हमारा चलेगा। इसके अंतर्गत मेक इन इंडिया के उद्देश्य से केंद्र सरकार लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को शामिल करेगी इसमें। मतलब मेक इन इंडिया की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेस के अंतर्गत। जैसे फुटवियर, लेदर और खिलौने निर्माण पर फोकस प्रोडक्ट लॉन्च किया जाएगा। मतलब इन पर हम आत्मनिर्भर बनने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे हम चाइना के बहुत सारे प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनको लगभग बंद करेंगे हम। ठीक है, ये कहा गया फुटवियर, लेदर और खिलौने निर्माण पर फोकस प्रोडक्ट स्कीम लाई जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी बात है, हम मेक इन इंडिया की तरह अपने देश में स्वयं निर्मित वस्तुओं को आयात निर्यात कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अभी तक हम अन्य देशों पर ज्यादातर आश्रित रहते हैं। आप देखेंगे चाइनीज खिलौने बहुत ज्यादा बिकते हैं। तो अब ये राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना की जा रही है, जिसके तहत इन पर अब फोकस किया जाएगा। और इसी के तहत बहुत सारे परिवर्तन किए गए हैं, जैसे खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता हेतु विकास, बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की भी बात कही गई है। अभी देखिए, बिहार के लिए एक और घोषणा थी मखाना बोर्ड का। अब देखिए दूसरी यहाँ पे है खाद्य प्रसंस्करण की सहायता हेतु बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था की स्थापना की जाएगी। ठीक है, एमएसएमई, माइक्रो, स्मॉल, मीडियम इंटरप्राइजेज जो द्वितीय विकसित भारत का इंजन है उसके तहत। ठीक है, यहाँ पे द्वितीय इंजन में जितनी बात की गई थी एमएसएमई के तहत, वे सारी चीजें आपको बताई गई है। अब आपका आता है तीसरा इंजन, निवेश। ठीक है, पहला आपने देख लिया, दूसरा देख लिया, अब तीसरा है निवेश। इसमें देखिए कौन कौन से तथ्य इस बजट में रखे गए हैं। इसमें देखिए बहुत महत्वपूर्ण घोषणा की गई है अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की। यह क्या होती है? यह नीति आयोग, इसका निर्माण में नीति आयोग का योगदान रहता है, जो शिक्षा के क्षेत्र में की जाती है। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? देखिए, इनमें बताया गया है विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा गणित पर फोकस किया जाएगा। ये सीधे सीधे आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि निवेश के अंतर्गत अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं क्या है। तो आप कहेंगे नीति आयोग द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली यह प्रयोगशालाएं हैं, जिसमें विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग तथा गणित पर फोकस किया जाता है। लक्ष्य क्या रखा गया है? सरकारी स्कूलों में 5 वर्षों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 5 वर्षों में 50,000 गवर्नमेंट विद्यालयों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। देखिए, भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी अर्थात इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। यह निवेश के अंतर्गत
सरकार इस बजट में इसका उल्लेख की है कि ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है अब ग्रामीण क्षेत्रों के सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध होगी, अर्थात इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध होगी। जो वाईफाई वगैरह लगते हैं उनकी चर्चाएं यहाँ पे की गई है। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, ये क्या है? देखिए, स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डिजिटल फॉर्मेट में ये पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएंगी। ये है भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम, जिसकी चर्चा इस बजट में की गई है। ठीक है, इन सब चीजों को आप केवल जानते रहिएगा, क्योंकि ऐसी चीजें सीधे सीधे पूछी जा सकती हैं। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में विद्यार्थियों को बेहतर ढंग से समझने के लिए डिजिटल रूप से पुस्तक प्रदान करना। राष्ट्रीय कौशल उत्पादकता केंद्र, 5 ऐसे राष्ट्रीय कौशल उत्पादकता केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए हमारे युवाओं को कौशल से सुसज्जित किया जा सके। मतलब ऐसे राष्ट्रीय कौशल उत्पादकता केंद्र बनाए जाएंगे जिसमें मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए युवाओं को प्रशिक्षण देके क्या करेंगे, उनको सशक्त बनाएंगे, सुसज्जित करेंगे। इनकी संख्या कितनी होगी? 5 होगी। ठीक है, पहले चरण में 5 ऐसे राष्ट्रीय कौशल उत्पादकता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। ये सारी चीजें विकसित भारत के अंतर्गत तीसरे इंजन निवेश के अंतर्गत ये बातें की गई हैं कि हम चिकित्सा शिक्षा का भी विस्तार करेंगे। इसमें जो मेडिकल कॉलेज होते हैं और जो अस्पताल होते हैं उनमें सीटों की अतिरिक्त व्यवस्था की जाएगी, जिसको इन्होंने कहा है कि 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने का लक्ष्य, तथा मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटों जोड़ी जाने के लक्ष्य को प्रस्तावित किया गया है। देखिए, डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना का भी लक्ष्य रखा गया है। सरकार अगले 3 वर्षों में सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्रों की स्थापना करेगी। 2025-26 में ऐसे 200 केंद्रों की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही साथ अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता दी जाएगी, जिसमें उन्हें 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। अवसंरचना विनिर्माण के लिए उन्हें 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा राज्यों को। साथ ही साथ जल जीवन मिशन की बात की गई है कि 100% कवरेज प्राप्त करना, बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। जल जीवन मिशन की शुरुआत जो 2019 में हुई थी, उसकी चर्चा यहाँ पे की गई है कि 100% कवरेज प्राप्त करना, बढ़े हुए परिव्यय के साथ मिशन का विस्तार 2028 तक किया जाएगा। ये लक्ष्य निवेश जो तृतीय इंजन है उसके अंतर्गत जल जीवन मिशन को रखा गया है। पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति, जिसे पीएम फेलोशिप योजना भी कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत आईआईटी आईआईएसएस में रिसर्च हेतु 10,000 की फेलोशिप दी जाएगी। मतलब प्रोत्साहित किया जाएगा रिसर्च के लिए, 10,000 की फेलोशिप दी जाएगी। पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति आप कह सकते हैं पीएम फेलोशिप योजना। ठीक है, ज्ञान भारतम मिशन, ये हमारी प्राचीन पांडुलिपियों के जीवन के ध्यान में रखते हुए यह मिशन शुरू किया गया है। इसमें बताया गया कि 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा और हमारी पांडुलिपि धरोहर का प्रलेखीकरण और संरक्षण किया जाएगा। जो प्राचीनतम पांडुलिपियां थी उनके प्रलेखीकरण और संरक्षण का भी कार्य किया जाएगा ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत। इन सारी चीजों को आप याद करते रहिएगा। राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन, इसकी भी घोषणा की गई है। पीएम गति शक्ति के तहत भू अभिलेखों, शहरी योजनाओं और अवसंरचना परियोजनाओं के डिजाइन व आधुनिकीकरण में सुविधा के लिए राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन की भी घोषणा की गई है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, भू अभिलेखों के और शहरी योजनाओं और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन व आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। तो पीएम अनुसंधान अध्येता वृत्ति, ये निवेश के अंतर्गत जो तृतीय इंजन है उसके अंतर्गत इसे बताया गया है। ज्ञान भारतम मिशन की बताया गया है और राष्ट्रीय भू स्थानिक मिशन की बात की गई है। देखिए, यहां तक तो आपके विकसित भारत के 3 इंजन कृषि, एमएसएमई और निवेश संपन्न होते हैं। इसके बाद एक और 4 इंजनों की बात की गई थी, वह है निर्यात। उसे भी देख लेते हैं। विकसित भारत का चतुर्थ इंजन निर्यात, निर्यात संवर्धन मिशन।
देखिए, निर्यात संवर्धन मिशन की भी घोषणा की गई, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय के संयुक्त रूप से प्रावधान में चलाया जाएगा। जो निर्यात संवर्धन मिशन होगा, इसमें 3 मंत्रालय होंगे, वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई और वित्त मंत्रालय। इनके तत्वाधान में संयुक्त रूप से इसे चलाया जाएगा। ठीक है। भारत ट्रेड नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर के व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट पोर्टल को लॉन्च किया गया है। जैसे आप अपने व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो यह एक एकीकृत पोर्टल होगा, भारत ट्रेड नेट पोर्टल, जिसमें आपको सारी सुविधाएं दी जाएंगी। आपके जो क्वेरी होंगे उनको सॉल्व किया जाएगा। इस तरीके का यह एकीकृत पोर्टल होगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तक की दिशा निर्देश होंगे। भारत ट्रेड नेट पोर्टल लॉन्च किया गया है। ठीक है। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क, उभरते हुए टीयर सेकंड शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। किसके अंतर्गत? जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क की ये घोषणा की गई है। ठीक है। एयर कार्गो के लिए भंडारण गृह, जो हवाई मालों के लिए भंडारण गृह की भी सुविधा अब अधिक तौर पे उपलब्ध कराई जाएगी, इसकी भी घोषणा की गई। एयर कार्गो जो एयर से ट्रांसपोर्ट होते हैं, उनके भंडारण गृह की सुविधा की बात की गई। ये चतुर्थ रीजन निर्यात था। ठीक है। तो यहाँ पर चारों जो विकसित भारत के चारों इंजन जो बताए गए हैं, कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, इनसे जुड़े जितने भी ऐसे तथ्य थे जो इस बजट में गवर्नमेंट ने आपके सामने रखे हैं, उन सारी चीजों को बता दिया गया है जो महत्वपूर्ण है। आपकी परीक्षाओं में ऐसे पूछे जा सकते हैं, जैसे एयर कार्गो भंडारण की ऐसे विकल्प में आ सकते हैं। तो आप अगर जानते रहेंगे तो आप बेहतर तरीके से उसे हल कर पाएंगे। ये आपके चारों विकसित भारत के इंजन थे। ठीक है। मैंने बताया था कि इंजन को चलाने के लिए इसमें सुधार की भी आवश्यकता होगी, फिर इसको दिशा निर्देश चाहिए, तभी यह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। ठीक है। तो देखिए, यह जो चारों इंजन है, इनको संचालित करने के लिए क्या सुधार करेगी गवर्नमेंट, उसे भी बताई है। देखिए, इन चारों इंजनों हेतु ईंधन के रूप में गवर्नमेंट सुधार करेगी। मतलब उन इंजनों को कार्यान्वित करने के लिए जो ईंधन की आवश्यकता होती है, उसी रूप में गवर्नमेंट क्या करेगी? क्षेत्रों में सुधार करेगी। जैसे प्रमुख रूप से बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ा के 100% करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। इन सुधारों में ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क, यह क्या है? सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क पर कार्य किया जाएगा। यह सुधार किए जाएंगे। ठीक है। इंजनों को संचालित करने का एक जो आपको ढांचा बताया गया था विकसित भारत का, कि 4 ऐसे इंजन हैं जो विकसित भारत बनाने की दिशा में कार्य करेंगे। उन इंजनों को संचालित करने के लिए जो सुधार किया जाएगा, उनमें बीमा क्षेत्र के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ा के 100% का लक्ष्य है। ठीक है। ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक, एसएचजी सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसको कार्यान्वित किया जाएगा। वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। मतलब किस राज्य में कितना निवेश करना अनुकूलन माहौल है, इस चीज का सूचकांक बनाया जाएगा। वर्ष 2025 में राज्यों की एक तालिका बनाई जाएगी, जिसमें अनुकूल माहौल है, किन % तक अनुकूल माहौल है, इन सारी चीजों की बातें होंगी। तो वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखिएगा, इन तीनों को, जो महत्वपूर्ण सुधार किए जाएंगे इन ईंधन के रूप में इंजनों को कार्यान्वित करने के लिए। तो यहाँ पे जो आपका चारों इंजन था विकसित भारत का, उनमें जितनी भी योजनाओं की बात, जितने सुधार की बात की गई, उन सारी चीजों की चर्चाएं यहाँ पे कर दी गई हैं। ठीक है। अब आपका महत्वपूर्ण आता है कर सुधार। कर सुधार से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, उन्हें भी आपको जानना जरूरी है। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कर सुधार बजट 2025-26 में किस तरीके से किया गया है। कर सुधार के अंतर्गत गवर्नमेंट बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन कर रही है, जिसे इस माध्यम से मैंने बताया है आपको कि प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन और नए आयकर विधेयक लाने का प्रस्ताव सरकार ने इस बजट में बताया है कि वह प्रत्यक्ष करों में परिवर्तन करेगी। किस तरीके से करेगी आगे मैं बताऊंगा। और नया आयकर विधेयक लाएगी। आप जानते हैं वर्तमान में 1961 का आयकर विधेयक चल रहा है, अब इसे परिवर्तित करके नया आयकर विधेयक लाया जाएगा, ये सरकार आपको बता रही है। ठीक है। देखिए, कर सुधार जानने से पहले जान लीजिए कि राजकोषीय घाटा क्या रहा और क्या अनुमानित है। वर्ष 2024 से 25 में 4.8% रहा राजकोषीय घाटा। 25-26 के लिए 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है। ये भी आपसे फैक्ट पूछे जाते हैं, पिछले वर्ष का और आगामी क्या अनुमान लगाए गए गवर्नमेंट ने। ठीक है।
और कर सुधार में देखिए, उससे पहले बजट 2025-26 में क्या सस्ता किया गया है, मतलब कर सुधार किस तरीके से करके सस्ता किया गया है। ये चीजें जो सस्ती हो रही है, कर में परिवर्तन करके ही सुधार किया जाता है, तभी ये चीजें सस्ती होती है। ठीक है, उसमें बहुत तरीके की ड्यूटीज होती है, उन्हें घटाया जाता है, इस वजह से ये चीजें क्या होती है, सस्ती हो जाती है। जैसे कपड़े सस्ते हो जाएंगे, मोबाइल फोन सस्ती हो जाएगी, बैटरी सस्ती हो जाएगी, लिथियम बैटरी सस्ती हो जाएगी, जिससे इलेक्ट्रॉनिक वाहन भी सस्ते हो जाएंगे, लेदर से बनने वाले सामान सस्ते होंगे, एलसीडी एलईडी टीवियां सस्ती हो जाएंगी। सबसे महत्वपूर्ण यह है 36 जीवन रक्षक दवाओं, जो दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, जिनमें 36 ऐसी जीवन रक्षक दवाएं हैं, उनमें कस्टम ड्यूटी घटा दी जाएगी और इनकी उपलब्धता में सुधार किया जाएगा। मतलब ये जो 36 जीवन रक्षक दवाएं हैं, इनके लिए इनकी भारत में उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाएगा और इनसे लगने वाली कस्टम ड्यूटी को भी घटाया जाएगा, ताकि यह दवाएं क्या हो जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी। तो बजट 2025-26 में इन सामानों को कर के माध्यम से घटाकर, संशोधित कर या जिस तरीके से भी सस्ता किया जा रहा है। ठीक है, ये 36 जीवन रक्षक दवाएं भी इनमें सम्मिलित हैं। ये करों सुधार में महत्वपूर्ण परिवर्तन है। इन राजकोषीय घाटा को आप निश्चित तौर पर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष कर प्रस्ताव के अंतर्गत सरकार ने यह बताया है कि अगर 12 लाख तक की वार्षिक आमदनी है तो उस पर कोई भी टैक्स आरोपित नहीं होगा। अगर आपकी आमदनी 12 लाख वार्षिक है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। लेकिन यदि यह 12 लाख से अधिक होती है तो सरकार ने निम्न टैक्स स्लैब जारी किए हैं, उसके अंतर्गत आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो 12 लाख तक की वार्षिक आमदनी पर कोई टैक्स दे नहीं होगा। पहले यह क्राइटेरिया क्या था, पहले यह 7 लाख का था, इसके पहले के बजट में 7 लाख था। अब ये बहुत बड़ा परिवर्तन करते हुए 5 लाख अधिक बढ़ा के 12 लाख कर दिया गया है। 12 लाख तक की अगर वार्षिक आमदनी है तो कोई टैक्स नहीं दे होगा। ठीक है, 12 लाख से अधिक होने पर निम्न टैक्स स्लैब से करारोपण होगा। अगर आपकी आमदनी 12 लाख से 1 रुपए भी अधिक है तो आपको इन निम्न टैक्स स्लैब से कर अदा करना पड़ेगा। ठीक है, कौन कौन से, अगर 12 लाख से अधिक है, ध्यान दीजिएगा, 12 लाख से अधिक है तो 0 से 4 तक तो 0% देंगे, 4 से 8 तक 5% देंगे, 8 से 12 तक 10% देंगे, 12 से 16 तक 15% देंगे, 16 से 20 तक 20% देंगे और 20 से 24 तक 25% देंगे। ये सारे आंकड़े लाख में हैं। ठीक है, 24 लाख से अधिक होने पर 30% टैक्स आप देंगे। ठीक है, मतलब इसके आगे 12 लाख के आगे जुड़ने पर 12 लाख, अगर 12 लाख 0 से 4 है तो आप 0% टैक्स के दायरे में आते हैं। ठीक है, मतलब 12 लाख 1 2 3 से ऐसे बढ़ते बढ़ते 4 तक, 12 4 16, 16 लाख तक आप 0% पे आते हैं। फिर उसके आगे जैसे 16 से हुआ, 16 से 8, मतलब 16 और उसमें और 8 जुड़ के तब आप 5% पे आ जाएंगे, 8 से 12 पे आप 10%, ऐसे ऐसे क्रम करके 24 लाख से अधिक होने पर 30% को आपको टैक्स देने पड़ेंगे। यह नया टैक्स स्लैब जारी किया गया है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा, जो इस बजट में आपको बताया गया है। तो 12 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं है, लेकिन 12 लाख से अधिक होने पर आपको इन टैक्स स्लैबों में टैक्स अदा करना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स आपको यहीं से शुरू हो जाएंगे। ये ऐसा ना सोचिएगा कि 0 से 4 लाख तक की आमदनी है, नहीं, ये 12 के बाद की गणना की जा रही, 12 लाख के अधिक होने पर उसके बाद की ये सारी गणनाएं हैं। 0 से लेकर 30% तक टैक्स अदायगी है। ठीक है, और इसमें भी कुछ अतिरिक्त छूटें दी गई हैं। वेतन भोगियों को 75,000 सालाना की अतिरिक्त कटौती के साथ, यह जो क्राइटेरिया थी 12 लाख की, उसे 12,75,000 कर दिया गया। मतलब अगर इतनी आमदनी है वेतन भोगियों की, जो जिनको गवर्नमेंट वेतन दे रही है, उनकी सीमा जो होगी 12.75, मतलब 12,75,000 होगी। इतनी अगर आमदनी है, इसके अंदर है, तो उन्हें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर 12,75,000 से अधिक है तो उनको जो न्यू टैक्स स्लैब है उसके अनुसार टैक्स अदा करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये फैक्ट है, इन्हें जानते रहिएगा। ये पहले भी थी, इसे यथावत इस बार भी रखा गया है। ठीक है, वरिष्ठ नागरिकों के लिए कटौती 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई। पहले इसी तरीके की कटौती वरिष्ठ नागरिकों को भी दी जा रही थी, लेकिन अब वह 50,000 से बढ़ के 1 लाख हो गई है। ठीक है, किराए पर टीडीएस, मतलब ऐसे मकान मालिक जो किराए पे मकान को चलाते हैं, उनके लिए जो 2.4 लाख वार्षिक थी, इसी सीमा को बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया। ठीक है, 2,40,000 वार्षिक थी, उसे बढ़ा के 6 लाख कर दिया गया है। किराए पर टीडीएस मतलब जो मकान किराए पे चलते हैं उनकी बात की गई है। ठीक है, बाकी यह देखिए, छोटे धर्मार्थ न्यासों संस्थाओं के लिए पंजीकरण अवधि को
5 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया गया। पहले 5 वर्ष के बाद रिन्यूअल कराना पड़ता था, अब वही 10 वर्ष के बाद रिन्यूअल कराना पड़ेगा। ठीक है, किसको? छोटे धर्मार्थ न्यासों और संस्थाओं को। उसके साथ ही इनके अनुपालन को भी कम किया गया है, मतलब इनमें जो टर्म एंड कंडीशन नियम शर्तें थी उनमें भी कुछ कटौतियां की गई। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं प्रत्यक्ष कर पर प्रस्ताव के अंतर्गत। ठीक है, देखिए अब आपको देखना है कि पैसा सरकार के पास कहां से आता है और सरकार उस पैसे को कैसे यूज करती है, उनको भी देख लेते हैं। देखिए, सरकार यह बता रही है कि उसके पास पैसा कहां से आएगा और वह कहां खर्च करेगी। ठीक है, रुपया कहां से आएगा बता रहे, उधार और अन्य देवताओं से, मतलब अन्य देवताएं जो हैं और जो गवर्नमेंट उधार लेगी उससे 24% पैसे की सर्वाधिक प्राप्ति होगी। ठीक है, आयकर से गवर्नमेंट को 22% की प्राप्ति होगी, जीएसटी और अन्य कर से 18% की प्राप्ति होगी, निगम कर से 17%, जो कंपनियों पे लगाए जाते हैं निगम कर उनसे 17% होगी, कर प्राप्तियां जो अन्य कर प्राप्तियां हैं उनसे 9% होगी, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 5% होगी, सीमा शुल्क से 4% होगी, ऋण विभिन्न पूंजी प्राप्तियों से 1% होगी। आप देख रहे हैं कि बहुत सारे करों के माध्यम से सरकार को आमदनी होती है और सबसे ज्यादा सरकार पैसा कहां से प्राप्त करती है? उधार लेकर प्राप्त करती है। ठीक है, और प्राप्त तो कर ली, कहां खर्च करेगी गवर्नमेंट ये भी बता रही है आपको कि करों और शुल्कों में राज्यों का जो हिस्सा होता है उनको 22% देंगे, ब्याज अदायगी को 20% देंगे, मतलब जो हम ब्याज अदा करेंगे जो उधार लिए उनको उनमें 20% देंगे, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं में 16% हम खर्च करेंगे, केंद्र प्रायोजित योजनाओं में 8% खर्च करेंगे, मतलब केंद्र प्रायोजित जो राज्यों तक चलती है, रक्षा में 8% खर्च करेंगे, वित्त आयोग और अन्य अंतरण में भी 8% खर्च करेंगे, पेंशन में हम 4% देंगे और अन्य व्यय में हम 8% देंगे। ठीक है, ये हम खर्च करेंगे, यहाँ से हमको पैसे की प्राप्ति होगी और इस पैसे को हम इन क्षेत्रों में खर्च करेंगे। ये आपका लेखा जोखा बताया जा रहा है। ठीक है, पहले क्या होता था, ब्याज अदायगी में ही सर्वाधिक खर्च किए जाते थे, लेकिन इस बार देखिए करों और शुल्कों में राज्यों के हिस्सों को देने में ज्यादा खर्च किया गया, तो थोड़ा ये भी सुधार लाया गया है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास पैसा इन माध्यमों से आता है और गवर्नमेंट यहाँ पे पैसे को उसी पैसे को खर्च करती है। ये चीजें आपको बताई गई है। अब देखिए सरकार किन किन क्षेत्रों में कौन कौन से ऐसे मंत्रालय हैं जिनमें सर्वाधिक पैसों को खर्च कर रही है। देखिए सरकार किन मंत्रालयों को कितना पैसा दे रही है इसकी भी बात की गई है बजट में। रक्षा क्षेत्र में सरकार 4,91,732 करोड़ रुपए दे रही है। ग्रामीण विकास में 2,66,817 करोड़ रुपए दे रही है। गृह मंत्रालय में 2,33,211 करोड़ रुपए दे रही है। कृषि के क्षेत्र में 1,78,437 करोड़ दे रही है। शिक्षा के क्षेत्र में 1,28,650 करोड़ दे रही है। स्वास्थ्य में 98,311 करोड़ स्वास्थ्य में दे रही है। शहरी विकास में 96,777 करोड़ दे रही है। सूचना प्रौद्योगिकी और दूर संचार में 95,298 रुपए दे रही है करोड़ में। ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग में 65,553 करोड़ रुपए दे रही है और ऊर्जा में 81,174 करोड़ रुपए सरकार दे रही है। इस बजट में सर्वाधिक रक्षा क्षेत्र में दे रही है, फिर ग्रामीण विकास में दे रही है। ठीक है, ये था आपका पूरा यूनियन बजट 2025-26 जिसमें सारे विभिन्न आंकड़ों को मैंने बताया है। आप इन्हें जरूर देखिएगा और इसे लिखते चलिएगा। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक फैक्ट को बताया गया है, इस तरीके से बताया गया, ना तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ना है ना ही आपको बहुत कम पढ़ना है, एकदम मीडियम में जहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका बजट। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करिएगा।